मानसून की एक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। साहिल, एक गरीब फूलमाला बेचने वाला, अपना सामान बेचकर कुसुमपुर गांव से लौट रहा था। गांव में आज एक अजीब सी खामोशी थी और लोग डरे हुए लग रहे थे। तेज होती बारिश से बचने के लिए साहिल ने गांव के आखिरी छोर पर दीनू काका की चाय की दुकान पर आश्रय लिया। अरे साहिल, आ गए बेटा। इतनी रात हो गई और इस तूफानी मौसम में अकेले जा रहे हो। आज यहीं रुक जाओ, रात ठीक नहीं लग रही। नहीं काका, घर पर गुड़िया अकेली होगी। उसकी चाची हैं साथ, पर वो मेरी राह देखती है। बस एक कप चाय पिला दीजिए, थोड़ी ठंडक दूर हो जाए, फिर निकलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। पर ध्यान से जाना, आगे बांस गली है और उसके ठीक बीच में पुराना शमशान घाट भी। लोग कहते हैं वहां अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास तो कोई उस रास्ते पर भूल से भी नहीं जाता। कहते हैं उस रास्ते पर भटकने वाली आत्माएं अपना साथी ढूंढती हैं। आप भी ना काका, उन गांव वालों की बातों में आ गए। मैं पिछले 10 साल से आ जा रहा हूँ। मानता हूँ डर लगता है, पर आज तक मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। ऊपर वाला साथ है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूं। अगर जंगल में कोई पीछे से आवाज दे तो पलट कर मत देखना। कोई कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, रुकना मत, चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। ये जंगल बेटा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहाँ यादें भी दफन है और कुछ यादें बहुत खतरनाक होती हैं। सीधा चलते जाना, रुकना मत। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसने काका की बात को उनका बढ़ता हुआ उम्र का वहम समझा। चाय की गर्मी से उसके ठंडे पड़ चुके शरीर में थोड़ी जान आई। बाहर बारिश थोड़ी कम होकर बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। साहिल ने अपनी पोटली उठाई, काका को पैसे दिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने देखा दीनू काका उसे दरवाजे पर खड़े तब तक देखते रहे जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गया। बांस का जंगल अब उसके सामने था। जैसे ही साहिल ने उसमें कदम रखा, माहौल एकदम बदल गया। बाहर की हवा का शोर और बारिश की आवाज अजीब तरह से दब गई थी। यहाँ एक ऐसी खामोशी थी जो शोर से ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ उसके कीचड़ भरे कदमों की छप छप की आवाज गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे बांस के दरख्तों के पीछे से, अंधेरे के पर्दों से कोई उसे घूर रहा है, सूनी सूनी प्यासी आंखों से। अचानक उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर बैठा सिसक रहा हो। साहिल के कदम वहीं जम गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दीनू काका की बात उसके दिमाग में गूंजी, पलट कर मत देखना। कौन है वहां? रोने की आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। साहिल को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने एक लंबा सांस लिया और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। डर के मारे साहिल की चीख निकलते रह गई। साहिल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा। एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर कीचड़ लगा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि एक पल के लिए साहिल अपना सारा डर भूल गया। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो? दादा डरिए मत, मेरा नाम आर्यन है। मैं पास के गांव का हूँ। रास्ता भटक गया था। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा भाई वो मर गया है। ये कहते हुए आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। सुबह से उसकी लाश घर पर पड़ी है। गांव में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं ये मनहूस है। उसकी माँ भी नहीं है और बाबा शहर गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? क्या आप उसके अंतिम संस्कार में मेरी मदद करेंगे? साहिल एक भला आदमी था। उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। एक बच्चे की आंखों में इतना दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया। वो अपनी सारी थकान, अपना डर और दीनू काका की चेतावनी सब कुछ भूल गया।
ठीक है बेटा, रोना बंद करो, मैं हूं ना। कहाँ है तुम्हारा भाई? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई भी बच्चा इस तरह अकेला नहीं रहना चाहिए। आर्यन ने आंसू पोंछते हुए साहिल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। वो साहिल को जंगल के और अंदर ले जाने लगा, उस कच्चे रास्ते पर जहां कोई नहीं जाता था। ये रास्ता और भी घना और डरावना था। साहिल ने महसूस किया कि जहां जहां आर्यन पैर रख रहा था वहां कीचड़ में कोई निशान नहीं बन रहे थे और उस लड़के के शरीर से एक अजीब सी ना बर्दाश्त होने वाली ठंडक निकल रही थी। साहिल ने इन बातों को अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि शायद डर और थकान की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। ये किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि सड़े हुए इंसानी गोश्त की बदबू थी। बेटा, ये कैसी बदबू है? बस हम पहुंच गए दादा। आर्यन साहिल को एक छोटी सी खुली जगह पर ले आया। यहां जमीन पर गीले पत्तों के ढेर के नीचे एक शरीर पड़ा था। साहिल ने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। अगले ही पल उसकी आंखें डर से फट गईं और उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। वहां जमीन पर एक लड़के की लाश पड़ी थी। जानवर ने उसे नोच नोच कर खा लिया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये कौन है तुम्हारा भाई? तभी आर्यन जो उसके साथ खड़ा था, उसने एक ठंडी लंबी सांस ली। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। वो हवा में उठकर उसी लाश के ऊपर मंडराने लगा। उसका मासूम चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखें काली और खाली गड्ढों जैसी हो गई थीं। ये मैं ही हूँ, मुझे इन लोगों ने मार दिया। अब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे हमेशा के लिए। साहिल चीखता हुआ वहां से भागा। वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके पीछे आर्यन की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। भागते भागते आखिरकार साहिल जंगल से बाहर निकला। और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो दीनू काका के घर के अंदर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कल रात एक बुरा सपना था, पर फिर उसे सब याद आ गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शांत हो जाओ बेटा, तुम सुरक्षित हो। रात में जब मैं दुकान बंद करके लौट रहा था तो तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे। उसने दीनू काका को सारी कहानी सुनाई। साहिल, वो भूत कोई और नहीं, मेरा ही बेटा आर्यन था। तुमने जो लाश देखी वो उसी की थी। ये सुनकर साहिल हैरान रह गया। उसकी मौत की खबर सुनकर वो पागल सा हो गया था और रात में ही पैदल चल पड़ा। इसी जंगल में कुछ बदमाशों ने उसे लूटने की कोशिश की और उसे मार दिया। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। दीनू काका ने बताया कि आर्यन की आत्मा ने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। वो बस लोगों को उस खतरनाक रास्ते से दूर रखने के लिए डराती है। साहिल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद साहिल का शरीर थोड़ा ठीक हुआ। उसने फैसला किया कि वो रात में ही निकल जाएगा, पर दूसरे रास्ते से। जब वो दीनू काका की दुकान के पास से गुजरा तो दुकान बंद थी। अचानक उसने देखा कि दीनू काका हाथ में एक मिट्टी की हांडी लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। साहिल ने चुपके से उनका पीछा किया। दीनू काका उसी जगह पहुंचे जहां आर्यन की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। बेटा आर्यन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू अकेला है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए एक नया दोस्त लाया हूं। वो फेरी वाला, मैंने उसे रोक लिया। अब वो रास्ता भूल जाएगा और फिर वो तेरे पास आ जाएगा हमेशा के लिए।
अब तू अकेला नहीं रहेगा, हम दोनों मिलकर तेरे लिए और भी दोस्त लाएंगे। साहिल ये सुनकर पत्थर का हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। साहिल चुपके से वापस मुड़ने लगा, पर उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। एक तेज खट की आवाज गूंज गई। दीनू काका और आर्यन की आत्मा दोनों ने एक साथ साहिल की तरफ देखा। काका के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कान थी। आर्यन, देख तेरा दोस्त आ गया, खेल उसके साथ। आर्यन की आत्मा का चेहरा अब एक भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। नहीं काका, तुम एक शैतान हो। पर साहिल की चीख जंगल के अंधेरे में दबकर रह गई। अगले दिन सूरज फिर निकला। दीनू काका अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे, एक नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। और उस बदनाम बांस गली में अब एक और आत्मा भटक रही थी, हमेशा के लिए कैद।